الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह शैतान मरदूद की शर से अपनी पनाह में ले और अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम वाला। न मैं कोई भूल हूँ न मैं कोई भूल हूँ और न कोई सूल हूँ, मैं हूँ आप सबके चरणों का धूल हूँ, आप सबके चरणों का किसका किसका नाम पुकार यहाँ कौन पड़ा है? किसका किसका नाम पुकारूं यहाँ कौन पढ़ाया है? इस महफिल में हर एक चेहरा अपना लगता है। बातें रस्मी बात हम बाद में करेंगे, कुछ काम की बात अभी एक सदर बता के गए और इस जलसे का पर्पस भी वही था। और जज साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, बहुत सी रहनुमाई तकरीर करने वालों के लिए दी और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और यहाँ जितने लोग भी आए हैं सब लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। हम जरा अखीर में करेंगे, जरा काम की बात हो जाए। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो वफाली कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हूँ तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। जिससे जिगरे लाला में ठंडक वो शबनम, और दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। आप सबके अपना मुहासबा कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार और जनता ये डेमोक्रेसी है। आपकी तादाद ज्यादा होगी तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी तादाद नहीं होगी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और मुसलमान की हालत क्या है? नाक में मुर्गी का पर, नाक में मुर्गी का पर आधा इधर आधा उधर। आपकी इत्तेहाद है ही नहीं, इत्तेफाक भी नहीं है। कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कैसे कहें कि आप मुसलमान भी नहीं हैं? पढ़ना पड़ेगा दूसरा शेर। हमारे अपने कहने का मतलब है, हमारे कहने वाली वक्ता ने भी कहा है कि जुबान के लिए अगेन ये जो उर्दू जुबान सब कुछ है, जब तक कि आप दूसरे लैंग्वेज पर महारत हासिल नहीं कीजिएगा उर्दू भी आपकी अच्छी नहीं होगी। अब उर्दू पढ़ाने वाले कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, एक कहानी कहेंगे। बचपन में हमारे एक मौलवी साहब थे, वही उर्दू पढ़ाते थे हाई स्कूल में 8वीं क्लास में। पता नहीं आप लोगों से शायद कुछ लोगों को याद हो, 60 बरस पुरानी बात है ये, 60 बरस पुरानी बात हम आपसे कह रहे हैं। उन तकबात सुरैयवी उस किताब का नाम था उर्दू का। मौलाना साहब का नाम नहीं बताएंगे जो पढ़ाते थे, उन्होंने हमको पढ़ा दिया। हम वही चीज पढ़ के गए और जब हम कॉलेज में पहुंच गए और लौट के घर आए तो हमारा भतीजा वही किताब पढ़ रहा था और वही चीज पढ़ रहा था जो हमने पढ़ा था। लेकिन हमको घबराहट नहीं कि क्या पढ़ रहा। वो पढ़ रहा था
कि मौलाना मोहम्मद अली 16 सरूस के इम्तिहान में अव्वल आए। हमने भी यही पढ़ा था। अब कहा कि 16 सरूस क्या हुआ, हमारे दिमाग ने स्ट्राइक किया। तब हम बच्चे को बुलाया, हम कह रहे लाओ किताब लाओ। किताब खुल गया हमने, तो उसमें लिखा हुआ था सिविल सर्विस, और उसको पढ़ रहे थे मौलाना साहब। 16 सरूस हम भी पढ़ के गए। जब कॉलेज से वापस आए तो हमने दुरुस्त किया, उसको भी दुरुस्त किया। हमारे अपने कहने का मतलब है कि अच्छा टीचर वो हो नहीं सकता जो खुद ही एक मुताला नहीं करता हो। अब सिर्फ आप उर्दू ही की किताब मुताला कीजिएगा तो आपके दिमाग की ऊंचाई बहुत नहीं होगी जब तक कि इंग्लिश भी नहीं पढ़िएगा, हिंदी भी नहीं पढ़िएगा, संस्कृत भी, दूसरे लिटरेचर में क्या चीज है उससे आप कितना सुपीरियर है, क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और क्या आप उनसे ले सकते हैं, ये सब जाके बात करती है। अदब के लिहाज से एक चीज यहाँ बिहार में अभी लोग गुजरे हैं और माशाअल्लाह बिहार में अभी भी बहुत से हैं, पढ़ते रहते हैं लोग, लिखते रहते हैं, पूरी हिंदुस्तान में मशहूर है। लेकिन मसले का हल आप तक तभी होगा जब आपकी तादाद हो और कुछ आप दुश्मनी के राह पर और सरकार से मोहब्बत की राह, दोनों बात नहीं चलेगी। और सरकार से मोहब्बत करते हैं तो सरकार को तो उसको चाहिए, तो सरकार के अलग आपका रास्ता, और जब काम हो ये रास्ता, तो उसमें अंदर से बहुत कम लोग हैं जो सही उतरता है कि चलो तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे लिए जान देते ही रहेंगे। ऐसे कोई होते हैं, उसी कोई में नीतीश कुमार है, उसी कोई हजरत ने बड़ी सारी चीज सही बात कहा उन्होंने कि प्रोफेसर लोग और हजरत बिहार में, चूँकि मैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस था, मुझे दूसरे कॉलेजों को चेक करने का मौका मिलता था। हजरत हम बता रहे हैं कि हर एक कॉलेज में जो पुराने टीचर थे सब रिटायर कर गए और किसी कॉलेज में उर्दू का टीचर नहीं, बहुत मुश्किल से कोई एक टीचर मिलता था। सब लोगों ने कोशिश किया, मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ मेरी कोशिश से हुआ नहीं, कभी एक आदमी की कोशिश से नहीं होता, सब लोग मिलकर। अब ये जितने लोग बैठे हुए हैं, आगे जो कुछ भी होगा इन सब लोगों की कोशिशों का नतीजा होगा, वो अकेला नहीं होगा। वो ताकत आप जितना हमको दीजिएगा उतना काम हम करेंगे। और अभी इस पोजीशन में हम आए हैं, इशारा कर रहे हैं, अभी हम इस पोजीशन में आए हैं कि हम जोर से चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, इसको सही हो रहा है। ये ताकत अगर आप देते रहते तो कब तक मसला हल हो जाता। आप समझते हैं कि सब लोग एक कैसा होता है, नहीं, हर जात में कुछ लोग होते हैं शर्त में, मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, हर जात में शर्त है, सब एक मिजाज का नहीं होता है, पड़ जाती है बात। और जहाँ तक उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जितनी बात वो बोली, आज से कई महीना पहले ये सारे मसले चीफ एजुकेशन मिनिस्टर से हमारे वार्ता हुई और उसमें ये सारी चीजें उसमें है जो उन्होंने कहा। ये नहीं है, उनको और भी कहना चाहिए नीतीश कुमार के बारे में। पहले था कि 10 लड़का होगा, वो लड़े हैं, स्थानीय साथ लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो उनको मालूम है कि पहले था कि 10 लड़का होगा तब उर्दू का एक यूनिट होगा। और बिहार में हम लोग गुलाम सरवर साहब के साथ भी कई चीफ मिनिस्टर होते थे, इससे पहले हम चेयरमैन मदरसा बोर्ड थे, तो उनको लेके चीफ मिनिस्टर के पास ले जाते थे कि इसको हटवाइए, जब 10 लड़का होगा तब उर्दू का टीचर बहाल होगा। लड़का 20 भी है, लेकिन वहाँ का हेड मास्टर मुतासिब होता था, लिख दिया कि हाँ कोई लड़का मुसलमान का नहीं पढ़ता है, उर्दू पढ़ता ही नहीं, नतीजा यूनिट बनती ही नहीं थी। इस बात को हम लोग कई सरकारों से कहा,
40-45 साल से सरकारों से लड़ाई हमारी चलती रहती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जब नीतीश कुमार आए या इस बात को समझे कि हम कहा कि भाई 2 मसला है जिस पर आपसे लड़ाई करनी है। पहला मसला तो ये है कि एक सरकार ने सर्कुलर लिख दिया के साथ कोई न मकतब खुलेगा, न मदरसा खुलेगा, न कॉलेज खुलेगा, न स्कूल खुलेगा, न इंजीनियरिंग खुलेगा, न मेडिकल खुलेगा, ये कुछ भी नहीं खुलेगा। और ये सर्कुलर की वजह से 15-20 साल तक कुछ भी नहीं खुला। जिन लोगों ने खोला कि भाई जरा कोई बात कर रहे हैं, जरा सा खुदा के वास्ते जरा रहम कीजिए। कॉलेज में 40 साल प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा करता तो लड़के को कहते नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो आपको हाथ जोड़ते हैं कि जरा बंद कर दीजिए या बाहर जाकर बात कर दीजिए। तो अब ये कह रहे थे कि साहब इस बात को चीफ मिनिस्टर को हम लोगों ने कहा और एक बात कहा कि वो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने गांधी मैदान में कहा कि 10 लड़के की जरूरत नहीं है, एक भी लड़का हो और वो भी नहीं हो तब भी हर स्कूल में एक टीचर बहाल होगा। 72,000 प्राइमरी टीचर का कोर्स उसी दिन सैंक्शन हो गया, नोटिफिकेशन उसका निकल गया। आपको इसका तो कोई तारीफ करने की बात ही नहीं। अच्छा काम किया तो उसको कोई बोलता भी नहीं। उसी तरह से हजरत ने प्रोफेसर साहब के बारे में बताया और प्रोफेसर साहब लोग का कहीं कुछ पता नहीं था। 100 के लगभग जो है उर्दू का और 6-7 अरबी का और कुछ और कोर्स फारसी का निकला। और हम लोग गए चीफ मिनिस्टर ने सब लोगों को कहा कि हो जाएगा। एक भी टीचर है ही नहीं कॉलेज में उर्दू का, कहीं कहीं है। तो हम लोग ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा खासकर चेयरमैन को, उसके बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया और कहा कि 3 महीने के अंदर एडवर्टीजमेंट कीजिए और उसकी बहाली करके हमको रिपोर्ट कराइए। और 85 उर्दू के टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर हर एक स्कूल कॉलेज में बहाल हो गए। आज तो उनको सबसे आगे बढ़ते हिस्सा देना चाहिए। ये प्राइमरी या मिडिल स्कूल के टीचरों का नहीं है, उर्दू का है, उर्दू कॉन्फ्रेंस है। उर्दू कॉन्फ्रेंस में तो सबको दिलचस्पी लेना चाहिए। और ये हम नहीं कह सकते हैं कि साहब उनको बड़े आदमी उम्र बड़ी और उसके तजुर्बेकार आदमी, उन्होंने कहा कि उनको होना चाहिए तो होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन आप उसके लिए क्या किया? कोई माने हमदर्दी के दौलत चीफ मिनिस्टर को कहा कि भाई अच्छा काम किया? नहीं, हर चौक चौराहे वैसे ही दुनिया में आप अंधेरे पड़े हुए। दूसरा हुआ कि साहब आपके पास लगा हुआ था आपको अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाया हमने उसका उद्घाटन कराया था। लेकिन सरकारें आई, किसी सरकार ने उसको 14-15 साल तक कागज में लटका के रखा, कुछ नहीं, कहीं कोई उसका वजूद नहीं। नीतीश कुमार आए, उसका वजूद किया। अब 85 करोड़ रुपया दे के उर्दू अरबी फारसी का बिल्डिंग बना हुआ है। अगर आप जाइए उसको देखिए तो सही। आप हम काम करते चले गए और हम तारीफ से भी गए, आपको जिक्र भी नहीं, आप उस बात को फैलाइए ही नहीं। कैसे हमको ताकत नहीं मिली। हमने पीटी 12,000 पीटी लड़कों का मसला था और हैरत होगी कि हम उसमें पढ़ गए और पढ़ गए तो उसको इंतहाई ले गए कि चीफ मिनिस्टर के यहाँ फाइल पहुँचा दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो इलेक्शन अनाउंस हो गया, आचार संहिता लग गया, बात जहाँ की नहीं हो पाया। और उसके बाद हुआ कि हो जाएगा, इलेक्शन होगा तो हम करा देंगे। जब वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो इलेक्शन के बाद और पहुँचा देंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद ऐसी आफत पड़ी कि इस लायक ही नहीं रहे कि उनको जाके कहें कि उस काम को कर दीजिए, ये रहे नहीं। तो हमारे अपने कहने का मतलब ये है कि एक तरफा कोई चीज़ नहीं होती।
हर चीज दो तरफा होती है। कोई गलत कर रहा है तो पूरी ताकत से आवाज उठाइए उसको, और कोई अच्छा काम कर रहा है तो दिल खोल के तारीफ भी कीजिए कि ऐसा चीफ मिनिस्टर। बगल में आप देखिए, बगल में आप देखिए, बगल में आप कितने मुजालिम हो रहे, आप बिहार को कंपेयर कर लीजिए, लेकिन आपके मुंह से दूर लोग नहीं निकलेगा। शिवाय शिकायत करने के चाय पीजिएगा पसंद बैठ के, अरे एक ही पक्ष मत रखिए, इंसाफ की बात है। इसलिए हमारा मेरा एक पैगाम है, उसको लेते जाइए। जज्बात के भंवर से निकलो, जज्बात के भंवर से निकलो, इल्म के दरिया में गोता लगाओ, हुनर का मोती तलाश करो, कुरान सुन्नत पर अमल करो, दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाए। ये मेरा पैगाम है, बताइए। और जज्बात के भंवर से निकलो, इल्म के दरिया में गोता लगाओ, और हुनर खाली इल्म हासिल करने से नहीं होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एज आ गया, आप टेक्नोलॉजी के साथ सहारा नहीं लीजिएगा तो आगे कोई नौकरी नहीं। स्किल डेवलपमेंट करना होगा। कहिएगा हमारी उर्दू का फरोग हो जाए, बहुत अच्छी बात है फरोग, लेकिन उसके साथ आप कुछ नहीं लगाइएगा टेक्निकल तो नहीं होगा, सर्विस अब नहीं मिलेगी। कंपटीशन का एज है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आपके जो मसले हैं, आपके जो मसले हैं, अरे साहब आप हमें सुनते ही नहीं, आपकी बड़ी गौर से सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि आपकी मोहब्बत में चले आए, सिर्फ उर्दू की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत की। ये हमारे बहुत ही करीबी लोगों में से है और फैमिली रिलेशन है, इनसे चले आए और वहाँ बुला दिया, आप अपने काम कर रहे हैं। ये जो बीमारी सब घर में लगी हुई है, जो आ गया, स्मार्टफोन आ गया तो सब पूरा खानदान बिजी है। आप कह नहीं सकते हैं, न वाइफ को कर सकते हैं, न बेटी को कर सकते हैं, न अपने को, सब लगा। यही है मुसीबत। अरे काम की बात थोड़ी उसमें सुनिए, मैं आपको बहुत मौका देता हूँ जबरदस्त जलसा के लिए। मैं इसमें और भी पहले भी आ चुका हूँ और जब से चेयरमैन मदरसा बोर्ड का उस जमाने से लेके आ रहा हूँ, और ये बनवाने में हमारा भी हाथ था जी। राजेंद्र झा जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसके बनवाने में वो उर्दू वाला है, वो पोर्शन बनाने में वो नहीं था, हम ज़्यादा के करते सर में, तो इसलिए सुना कीजिए, नहीं हम भूल जाएंगे तो फिर सारी बात बेकार हो जाएगा। हम ये कह रहे थे कि हमने एजुकेशन मिनिस्टर से बहुत अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर आ गए, लेकिन उनमें खराबी क्या है? अच्छी बात तो करते हैं, लेकिन वो अफसर जो उनको कह देता है उस चक्कर में फंस जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमने उठाया कि शम्सुल हुदा मदरसा में टीचर नहीं है। अब ये तो काम है कि कमिश्नर हमारे जो भी एप्लीकेशन जाती है वो रेफर करते हैं कमिश्नर को, कमिश्नर नीचे रेफर करता है, उसके तैयार होगा कि किस पोजीशन में है, क्या बात है, क्या होना है, तब जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर के बाद, तब हमको जवाब मिलेगा। ये अफगान जी साहब मौजूद नहीं जानते हैं प्रोसेस। ऐसे नहीं है कि बात बना दिया, जो उसमें नारा लगा दिया तो उस पर काम हो जाएगा, नहीं, उस पर कोई काम नहीं। माहौल बना दिया आपने, काम नहीं होगा उसका। अभी तक हमको आप मेमोरेंडम दीजिएगा, हम अपने यहाँ आइए मेरे पास, और हमारे जो ऑफिस है, अब उस ऑफिस में लोगों को पावर का अंदाज़ा नहीं था कि इतना भी पावर जो है तो हमारे ये माइनॉरिटी कमीशन को है कि माइनॉरिटी कमीशन जो है वो उसको अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रख सकता है, तो चीफ मिनिस्टर नहीं चाहे तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, दोनों चीज़ है। लेकिन इस चीफ मिनिस्टर ने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा, सारा पावर दे दिया। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी DMSP के खिलाफ हमने लिख दिया तो उस पर एक्शन हो, ये नहीं
नहीं हुआ कि साथ डीएम के खिलाफ कैसे एक्शन किया जाए, वो इतना मजबूत होना है। किसी तरह का भी मसला हो, किसी तरह का भी मसला हो और उस मसले को चीफ मिनिस्टर तक न पहुंचे, ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे लेवल से ही हट जाए। कहीं कुछ नहीं था, आज तो सब खत्म हो गया। अमित साहब से बात हमारी होती रहती थी। अब सीए और एनआरसी पर हर जगह जलसा जुटी, सब जगह हुआ। हमारी बहू भी, बेटियां भी, सब लोग बैठे उसमें, हर से बैठे। जो लोग थे अच्छे लोग थे। तो आपको सुन के हैरत होगी कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह झगड़ा फसाद लड़ाई हुआ, उसके साथ डिस्टर्ब किया गया। सिर्फ वाहिद बिहार में ये था कि किसी भी जगह जहां जहां लोग बैठे थे, अगर किसी ने कोई जरा सा अटेम्प्ट लिया, 3-4 जगह का अटेम्प्ट आया हमारे पास, तुरंत एक्शन में हम आए और डीएम को कहा। इनको नहीं लगा कि वो मसला हल हो। हमारे ये कहते हैं कि यहाँ चैन से सब कुछ हो गया। और चूंकि सीए का बहुत अच्छी तकरीर इन्होंने किया सीए पर, और लोगों को जमा भी किया, और भी लोगों ने किया, सब लोगों ने किया जो लोग था। लेकिन चूंकि अस्थानी साहब से हमारे साथ इसलिए बातें होती थी, तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें सीए का मसला एक अजब था, कंफ्यूजन ज्यादा हुआ और सारी जो खराबी थी वो सेंटर से थी। सेंटर ने सीए में ये कहा कि पहले ये जनगणना होनी है, जैसे कांग्रेस के रेजिम में हो रहा था, लेकिन उसमें चालाकी किया कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स को घुसा दिया कि जो उससे लगता था कि कुछ खतरनाक चीज हो रहा है। अब तब उसके बाद जब देखा गया कि वो एनआरसी जो है का फर्स्ट स्टेप है सीए, तब तो और खतरनाक हो गया। जब ये बात आई तो हमारे होम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि एनआरसी होके रहेगा। जब लोगों ने हल्ला किया और हर जगह से हल्ला हुआ, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो इसकी शुरुआत नहीं हुई है, यही सब बात होने लगी। जब ये बात आ गई कि फर्स्ट स्टेप है सीए, तो हम पर्सनली है, हमने कहा कि सीए जो है इसको वापस लिया जाए, एनआरसी को वापस लिया जाए। हमारे पास खुद लोग बड़े बड़े लोग थे, किसका नाम कहना आए, हम कहा कि फलाने सबकी राय यही कि आप हाउस से पास कराइए कि एनआरसी और सीए नहीं लगेगा। एनआरसी और सीए के बारे में हाउस से यूनानिमस पास हुआ, जिसमें बीजेपी भी शामिल था। सबने यहाँ बिहार में एनआरसी और सीए लागू नहीं होगा। अब उसके बाद ये है कि भाई हम लोग तो अच्छा काम किया था, लेकिन इसका हमने खान भाई साहब जैसे ही पास हुआ, हमने इन्होंने कहा कि नहीं हाउस से पास कराइए, आप जुबानी चीफ मिनिस्टर की बात को नहीं मानेंगे। तो हमने जाकर कहा कि लोगों का कहना ये है कि आप हाउस से पास कर दीजिए। और हाउस से पास करना कितना मुश्किल है ये जानते हैं, जो वहाँ रहते हैं जाते हैं कि बीजेपी से भी पास कराना था। और ये हमारा अभी जो शिक्षा मंत्री है वो था स्पीकर था, इसकी बड़ी होशियारी है, इसने मिलकर उससे भी पास करा लिया। तो बताइए हिंदुस्तान में सिर्फ बिहार ऐसी जगह थी जहां सीए और एनआरसी को मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ लागू नहीं होगा। अब तुरंत भेजा प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को। जब वहां चला गया 6 स्टेट था हुजूर, 6 स्टेट था, 6 स्टेट था जिसने पास किया, सिर्फ बिहार नहीं था। नहीं, जिस वक्त सीए और एनआरसी पास किया वो हाँ वही दोनों के बारे में सिर्फ बिहार ने पास किया। और जब वहां चला गया तब जाके इन लोगों ने भी वो राजस्थानी साहब को कागज से तब बात और भी वो कहा ये कर कि भाई आप खत्म करिए इसको, आज जब यहाँ से खत्म हुआ धीरे धीरे और जल्दी हुआ। तो हमारे ये कहने का काम है कि स्थिति को समझना चाहिए, नहीं जानते हैं तो मिलना चाहिए, बात को असलियत आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई नहीं होकर गलत फहमी हो गई कि नीतीश कुमार ने एनआरसी को लागू किया, नतीजा होगा गर्दन हम लोग की कट गई। अब क्या काम करें।
तो सेंटर में पास करवा दिया ना आपने, या स्टेट में आप प्रपोज कर रहे हैं, तो मुखालफत होगी। पार्टी आपकी शामिल थी ना जेडीयू। सेंटर में एनआरसी नहीं हुआ, कब पास हुआ? जब सीए पास हुआ, सीए में तो आपने सपोर्ट किया, आपकी पार्टी ने सपोर्ट की ना। सीए का पास होने का कारण ये है कि सीए और हजरत मेरा एक और भी था, और आप करने दीजिए, आपको किया ना, आप वोट करने दीजिए, बताइए थोड़ा जब डिस्कस नहीं सीए को ज्यादा ध्यान दिएगा नहीं तो आपको पता चलेगा कि सीए उस तरह से नहीं था जिस तरह से पास हुआ। अरे सुनिएगा, जरा सुनिए, आप ही समझाते सीए उस तरह से नहीं था। जब पेश किया गया उसमें गड़बड़ी ये की गई कि बहुत सा क्लॉज और ऐड कर दिया और इल्जाम दिया होम मिनिस्टर पर, उसने उस पर इल्जाम कर दिया। जिस पर किया गया था उस पर ये था कि जिस तरह से कांग्रेस ने पास कराया है जनगणना वैसे ही सीए होगा। लेकिन बाद में जब लोगों ने एनालाइज किया तो पता चला कि इसमें डाउटफुल भी लिखा हुआ है, इसमें वो भी लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। और उसके बाद और जो एक्सपर्ट थे उन्होंने इसको देखा तो लिखा हुआ है कि भाई फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी इज सीए। तब हो गया, खतरनाक हो गया। उस वक्त पता नहीं चला था, जब इसको पता चला तो उन्होंने वापस ले लिया, नहीं लागू करने देंगे, ये बात है। अच्छा चलिए, थोड़ी ये बात जो खत्म हो गई खत्म हो गई। अब हम ये कहना चाहते हैं कि और आप लोगों से कोई ऐसा सवाल हो जो पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरा एक सवाल और भी आपसे है। आपने अपनी तकरीर में अभी कहा कि नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में ये ऐलान किया था कि 72,000 स्कूलों में एक स्कूल कंपल्सरीली लाजमी तौर पर एक बाली हो। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, उसका वीडियो भी मेरे पास है। लेकिन 5 मई 2019 का नोटिफिकेशन, और जो हजरात यहाँ पे सारे असातिज़ा जानते होंगे, और उसके बाद एक 17 अक्टूबर 2000 वो भी 19 का, वो क्या कहता है सर्कुलर, जरा सरकार ने प्राइमरी और एक मिनट हमारी बात करिए ना। शफीक साहब ने नोटिफिकेशन है, शफीक साहब ने जो बात कही है वो ये वही बात की, उसमें 2 चीज़ें। एक तो एक आपके हाई स्कूल का मामला था। हाई स्कूल छोड़िए, हाई स्कूल का हाई स्कूल आ रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी और 40 की जो शर्त थी वो गलत है, उसको हमने हटवाया जी। अभी तक इसमें बात नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया। आइएगा मेरे ऑफिस में नोटिफिकेशन रखा हुआ है, गलत बात मत बोलिए। अरे गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आपको आप हमसे ले लीजिए नोटिफिकेशन, हमने सबको दिया। प्राइमरी और मिडिल में हर एक स्कूल में कंपल्सरी एक उर्दू टीचर होगा। इसका नोटिफिकेशन लेना हो तो आप हमारे साथ आइए, हम आपको सरकारी वो है दे देंगे, वो है, हो गया। और लेकिन खराबी क्या हुई वो हम आपको बता रहे हैं। भाई ये बड़ा काम की बात है। रुकिए भाई, 5 मिनट में 10 मिनट खत्म कर देंगे। जाने दिए आ गया कि हमारे पास एक कंप्लेन आया कि साहब ये प्राइमरी से जब मिडिल स्कूल बनाया गया, उर्दू था प्राइमरी स्कूल, उसको मिडिल बनाया गया, तो वहाँ जो है वो हिंदी टीचर को रख दिया गया। उर्दू स्कूल था, हिंदी टीचर को रख दिया। तो वहाँ से लोगों ने हमारे पास कंप्लेन किया। हमने डीओ को बुलाया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि सर आपको मालूम नहीं है कि जब प्राइमरी से मिडिल में बनाया जाता है अपग्रेड तो जनरल हो जाता है, जनरल हो जाता है। हम कहा तो उर्दू स्कूल को खत्म कर दिया आपने, जनरल हो गया। हमने डायरेक्टर प्राइमरी को उनके सामने भी लगाया। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं, उर्दू का है क्या, मिडिल नहीं होगा, प्राइमरी रहेगा, कम से कम उर्दू स्कूल तो कहलाएगा। आप जिस उर्दू को कर दिया मिडिल, उसको ऐसा कर दिया। ये मालूम हमको भी नहीं था, उसी डीओ के कहने से मालूम हुआ। तो डीओ को कहा करके देखिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको डायरेक्टर से बात करना चाहिए, ये हिंदी वाले को बताइए और उन जगह तो उर्दू पर लड़े।
डायरेक्टर ने उनको मेरे सामने में उनके हमारे चैम्बर में, और डीओ ने कहा ठीक है सर भी कर देते हैं आपके, और उसी वक्त हमको कल के नोटिफिकेशन भी दे दिया अपना उनसे बात करके उसका हो। लेकिन ये मसला पड़ा हुआ है, हमने उसको लिख के एजुकेशन मिनिस्टर को दिया है कि हमारा ये है मसला कि प्राइमरी को ऐसे कैसे होगा, तो उर्दू स्कूल हिंदी स्कूल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमको डीओ ने कहा, हमको किसी टीचर ने आके नहीं कहा, डीओ ने कहा। अब ये बात हमने उनको रखा, ये मसला फंसा हुआ है, उसको उन्होंने रेफर कर दिया है कि जो प्रधान सचिव है उसको कि वो उसमें से लेके आए। दूसरी बात यह है हाई स्कूल में उसमें फीस लगा दिया, जो आप कह रहे थे कि इतना लड़का हो उतना लड़का हो, और तो हमने जाके महाजन साहब सबसे ये खबर हमको मिली। हमने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर का भाई के साथ हर स्कूल में उर्दू टीचर होगा, तो आप इसको क्या कर रहे हैं यहाँ? कहा हो सब जगह होगा, तो हम इसमें किया है कि जहाँ नहीं होगा वहाँ बहाली नहीं होगी, तो कहीं कौन सा लगा दिया नहीं होगा, तो वो झंझट में फंसा हुआ। ये अभी तक उसका करेक्शन इतना ही हुआ है कि वो 40, 10, 15 जीना हट गया, वो तो नहीं है। अब ये आया है कि जिस स्कूल में लड़का होगा उस एक को लड़का भी होगा तभी वो एडमिशन होगा, तभी बहाली होगी। तो हमने एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा कि हमारा चैलेंज है आपसे कि आप हमको बताइए कि कितना हमारा माइनॉरिटीज का स्कूल है, जितना आपका स्कूल है उसमें किस में उर्दू का बच्चा नहीं पढ़ता है, ये आप हमको बताइए। हमने लिख के दिया कि हम ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अभी भी इन लोगों के पास भी नहीं है कि कितना उर्दू का टीचर है, प्राइमरी में कितना उर्दू का टीचर है, मिडिल में कितना उर्दू का टीचर है, सेकेंडरी में आप लोगों के पास है, लीडर है, आप लोग मंगाया है, उसको मंगाना नहीं चाहिए कि कितना टीचर अभी तक है और कितना जगह खाली है हमारी। मैं आपको रुका हुआ 3 साल पहले की रिपोर्ट बता सकता हूँ। सिर्फ 35,000 टीचर थे, 72,000 उस वक्त था, अब आपका 74,000 स्कूल हो गया तकरीबन, लेकिन सिर्फ 35,000 मोर देन 50% आपका खाली है, अभी भी खाली। पता कर लीजिए आप पूरा, ये एक बड़ा मसला है क्योंकि दबाव दिए हुए हैं कि जो खाली जगह है उसको भरी, दबाव इसी पर भी दिए हुए हैं जो वहाँ नाइंसाफी उसमें भी अभी जो है क्योंकि बड़ा हो गया है छठ का, हम लोग की बैठक होगी उसमें ये बात दी है माने, और उर्दू से मुतालिक हमने प्रधान सचिव को लिख के दिया था, होम कमिश्नर को लिख के दिया था, रेफरेंस देते हुए। तो आपने अखबार में देखा होगा कि सबको इंस्ट्रक्शन हुआ है कि उर्दू में लिखो, उर्दू में ये करो, वो करो, बहुत लंबा चौड़ा है। वो नोटिफिकेशन हम नहीं लाए हैं, लेकिन अखबार में हमने दे दिया था, वो सब कर रहा। कोई ऐसा मसला नहीं है, जरा सा कुछ होता है। अब यहाँ आपका ये था क्या नाम है, मस्जिद जो है स्टेशन वाली मस्जिद, उसमें जो दीवार लगी हुई थी वो इतनी नीची थी कि एक आदमी ने गंदगी फेंक दिया मस्जिद। अब उसके बाद हम लोग चीफ मिनिस्टर तक नहीं गए, चीफ सेक्रेटरी ने कर दिया तुरंत रात जो है तो उसका बना, और उसका चीफ इंजीनियर को बुलाया गया और कहा गया कि इसको दुरुस्त करो, और उन्होंने कुछ टाइम लिया और उसके बाद वो देखा होगा ऊंचा हो गया, मस्जिद और मंदिर दोनों ऊंचा हो गया, उधर से देखा कोई घटना घटी। आप हमको दीजिए उसका रिजल्ट लीजिए ना, ये क्या हो रहा है हम आपको देंगे। सरकार सजग है, ऐसा नहीं है, कोई गलत काम होने नहीं देगी सरकार, ये बात नहीं है। किताब नहीं छप रही है, एक मतलब उर्दू किताब नहीं छप रही है। आप उसको सुनिए, एक बात बताते हैं, शिक्षा मंत्री नहीं आए इसमें, उनको वहाँ जाना था, अपने यहाँ भी बहुत मसला था, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री मिल गए हैं। पहली बार
जो बात को अगर ठीक से समझाइएगा तो वो समझ रहे, ये नहीं कि ऑफिसर पढ़ी रहे। हमारी उनकी बातचीत जो आप दीजिएगा, सुनिए, आप जो मेमोरेंडम हमको दीजिएगा, वो मेमोरेंडम देके जो जो आप समझते हैं कि कमी रह गई, बचा हुआ है, वो सब मेमोरेंडम में लिख सारे लिखा हुआ दीजिए। हाँ, स्कूल में उर्दू पढ़ाने के लिए हेडमास्टर मना करते हैं, क्लासेस नहीं देते, पढ़ाने के नहीं देते। अरे आप उनको बुलाइए ना, उसका हम मसला ये है कि जब उर्दू में किताब नहीं आई, वह हालत मजबूरी हिंदी में किताब। अरे शफीक भाई, हाँ, लिख कर देंगे मांग। और हमारे पास जो जवाब आया है सब जगह से, वो उर्दू से मुतालिक सारे जवाब को हम दे देंगे, ठीक है। उर्दू से मुतालिक सारे जवाब जो सरकार ने किया है वो हम आपको दे देंगे, जो भी आया। हर चीज का तुरंत आता है हमारे पास कि क्या एक्शन हुआ, वो क्या बात, एसटीडी भेजता है, डीएसपी भेजता है, सब लोग भेजते हैं। ये अलग कोई आएगा ही नहीं, हम क्या जानेंगे। अब अभी ये मालूम हुआ कि उर्दू में घंटी नहीं बजती है, चाहे तो उर्दू की किताबें नहीं है तो घंटी कैसे बजती, ये प्रॉब्लम आया नहीं। अब उर्दू में छप नहीं रहा है, ये दो बात हुई। अभी दो बात को अभी हम डायरेक्टर पूछते हैं क्यों नहीं छपा, लिख के देते हैं कंप्लेन हम चीज पूछकर, आप दीजिएगा बोलते नहीं। अच्छा, अब ये सब लोग को भूख लगी होगी, लेकिन अब कुछ रस्मी बात आप लोग से कर ले। अब दुकान की बात और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। जैसे उर्दू मीडियम स्कूल है, जहाँ गए उर्दू का हेडमास्टर बना हुआ है, उर्दू स्कूल में गए उर्दू का हेडमास्टर। मिडिल स्कूल में प्राइमरी हो या मिडिल हो, कोई मान लीजिए। हाँ, मिडिल भी है, प्राइमरी है, मिडिल दोनों में। जब अभी तो बताया कि वो हो गया है, आप लिख के दीजिए उसको। प्राइमरी है, मिडिल है। मैं स्कूल का नाम लिख के जो भी सवाल है लिखित जाएगा, हजरत आपके पास लिखित जाएगा जो भी सवाल है इंशाअल्लाह। और दुआ भी कीजिए कि हम कोशिश करें तो वो कामयाबी हो, इसके लिए आप सभी दुआ करें और मेरी मदद करें जी। रस्मी गुफ्तगू रह गई है, आइए भी या सुनिए भी। अब लिखित जाएगा, सबसे बड़ा लिखित जाएगा, लिखित जाएगा। सबसे बड़ा सब लिख कर देंगे। हमारा प्राइमरी एजुकेशन में उर्दू की किताबें धीरे-धीरे खत्म हो के दो रोजा तीसरे कन्वेंशन में मुझे शरीक होकर बेपना खुशी हो रही है। इस बावकार कन्वेंशन में शिरकत का मौका देने के लिए मैं एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारों और जुमला अरकान का बेहद ममनून मशकूर हूँ। मैं बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के आप तमाम सरगर्म जिम्मेदारों और अरकान को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। एक मुनज़्ज़म मुक़द्दस तंजीम की न सिर्फ आपने तश्कील की है, बल्कि इसे पूरे शफ़ाफ़ियत के साथ चला भी रहे हैं। बिलाशुबा आप इस असूल पर कारबंद हैं, जिसके सिलसिले में अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि एक हो जाए तो हो सकते हैं खुर्शीदे मुबीन, वरना इनके बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हमारे समाज में असातिज़ा कराम का मुकाम और मर्तबा क्या है, ये यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। जिस कलम के जरिए अल्लाह ताला ने इल्म नाफे हासिल करने का हुक्म दिया है, इस कलम के इस्तेमाल करने और कलम के जरिए इल्म सिखाने का हुनर असातिज़ा कराम के जरिए ही नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता है। आप इस लिहाज से बड़े ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े मनसब और इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आपको सरफराज किया है। जहाँ तक मुझे इल्म है कि आप उर्दू असातिज़ा की तादाद पूरे बिहार में तकरीबन 30-35 हज़ार होगी, इसलिए आप लाखों बच्चों को उर्दू की तालीम दे रहे हैं। आप
आपका ये कारनामा कोई मामूली नहीं है। अगर इस मिशन को मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये यकीनन किसी बड़े इनकलाब से कम नहीं है। मैं यहाँ फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने आपको जिस मनसब के लिए मुंतखब किया है और जो जिम्मेदारी आपको अता फरमाई है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने इस मनसब के साथ तभी इंसाफ कर सकते हैं जब पूरी ईमानदारी के साथ इसको समझेंगे और हर हाल में इस पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि मकसद जितना अजीम होता है उसको पूरा करने में उतनी जापेशानी और परेशानी बर्दाश्त करनी होगी। सहल पसंदी से कोई काम भी बड़ा अंजाम नहीं होता। आप नौजवान हैं, आप में पोटेंशियलिटी है, आप में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिनकी बदौलत किसी कौम की तकदीर बदल सकती है। चुनांचे आप कभी इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं होंगे कि आप कोई आम असादा है। आप पर पूरी जिम्मेदारी है, आप पर अपने समाज और अपनी कौम और अपने आने वाली नस्लों की तकदीर बदलने की जिम्मेदारी है। अगर आप इस जिम्मेदारी को ईमानदारी और दयानतदारी के साथ पूरा करते हैं तो यकीन जाने दुनिया और आखिरत दोनों जगह आप सुरखुरू होंगे। मैंने पहले ही कहा है कि मिशन जितना बड़ा होगा उसको पूरा करने के लिए आपको जद्दोजहद भी इसी एतबार से करनी होगी। चुनांचे मुझे यकीन है कि आप पूरी मेहनत और मुशक्कत के साथ अपने काम में मसरूफ हैं और जो भी परेशानियां सामने आ रही हैं उन्हें कंधा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जो भी दिक्कतें और परेशानियां आपके सामने हैं उन्हें कलम बंद करके मेरे सामने लाएं। उससे जहां तक मुमकिन हो सकेगा अपनी तरफ से इन्हें दूर करने से मगर जो भी सिफारिश होंगे मैं उन्हें हुकूमत के सामने पेश करूंगा। आखिर में बात फिर इस बावकार 2 रोजा कंशन में मुझे शिरकत का मौका इनाम फरमाने के लिए अब तमाम अहदेदारान और इराकीन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अल्लाह करे आपका ये कन्वेंशन कामयाबी हो, कामयाबियों से हमकनार हो और आप लोगों के अज़ाइम हमेशा जवान और आपका हौसला हमेशा बुलंद रहे। और आखिरी शेर पढ़ के हम खत्म करते हैं अपनी बात। तुम कसस के साथ रहो या चमन के साथ रहो, जहां कहीं भी रहो बांकपन के साथ रहो। हजार आए जमाने में इनकलाब मगर तुम्हारा फर्ज है अपने वतन के साथ रहो।